हेलो एवरीवन। एक छोटा सा टॉपिक था फॉर्मूला, हालांकि अलग चैप्टर के रूप में ही दिया हुआ है आपके बुक में पियर्सन आईटी फाउंडेशन में, तो इसको क्यों नहीं पूरा कर लेते हैं एक ही बार में। तो फार्मूला, ये फॉर्मूले है, ये क्या है? फॉर्मूले, चैप्टर का नाम फॉर्मूले है। ये दरअसल प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है किसका? फॉर्मूला का। प्लूरल फॉर्म किसका है? फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूले होता है, ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम फॉर्मूला ना होकर फॉर्मूले है, प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला का डिफिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अब फॉर्मूला इज एन इक्वेशन बेस्ड ऑन अ रूल और रूल कॉमा कंसेप्ट और अ प्रिंसिपल एंड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम्स। ऐसे तो फार्मूला तो बहुत यूज किया होगा, लेकिन दरअसल अगर कोई पूछता आपसे डिफिनेशन की बताओ फार्मूला का डिफिनेशन क्या है, तब तो आप गड़बड़ा जाओगे तब आप फंस जाओगे। इसलिए कम से कम एक दो लाइन ऐसा रखा करो ताकि कोई अगर पूछ दे गलती से तो तुम तुरंत बता सको। ओके, फार्मूला क्या है? एक इक्वेशन बेस्ड ऑन रूल कंसेप्ट और प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। तो ये क्या है? एक कंसेप्ट है। हमें पता है कि रेक्टेंगल है, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये बी है, ये बी है, ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2L + 2B। 2 कॉमन ले लिए तो 2 × L + B, तो यही पेरीमीटर हो गया हमारा। हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा किस पर आधारित है? कंसेप्ट पर आधारित है। और इसका यूज हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करके। ओके, अच्छा एक चीज और, इस पर्टिकुलर फार्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, 2 नहीं 3 है। एक खुद पेरीमीटर है, दूसरा लेंथ है, तीसरा तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 हैं। ये इस चीजें समझ रहे हो ना? छोटी चीजें हैं, बट फिर से देख लो। फार्मूला इज एन इक्वेशन बेस्ड ऑन ए रूल कॉमा कंसेप्ट और अ प्रिंसिपल एंड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम्स। ओके, मैंने कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका तुम्हें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमसे अगर पूछे कि ईमानदारी क्या है तो तुम फंस जाओगे तुम ऑनेस्टी क्या है तो फिर बता नहीं पाओगे ना। तो कुछ न कुछ एक रखा करो 2-3 लाइन, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट। मेन इसमें यही पढ़ना है, इस चैप्टर में जो भी हो टॉपिक में सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला, ऑक्सिलरी फार्मूला पढ़ना है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, और फिर उसके बाद कुछ हमें ये जानना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट इन ए फार्मूला। तो जल्दी हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला इज द वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स। वह वेरिएबल, फार्मूला का वह वेरिएबल जिसको हम बाकी सभी वेरिएबल्स के टर्म्स में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फार्मूला का वह वेरिएबल, क्योंकि फार्मूला में वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम बाकी सभी वेरिएबल्स के टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तो ए इज इक्वल टू एरिया राइट एंगल ट्रायंगल को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं, जहाँ एज क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है। ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी हाइट ले लिए। यहाँ एज की क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है। तो मैंने ये भी वेरिएबल है एरिया, ये बी भी, एच भी, क्योंकि अलग अलग बी के लिए अलग अलग एरिया आएगा, अलग अलग एच के लिए अलग अलग एरिया आएगा। तो वेरिएबल्स है ना, मतलब समझ में आ रहा है चीज। तो इसमें 3 वेरिएबल्स है इस फार्मूला में। 1/2 तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 वेरिएबल्स है। और मैंने ए को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? बाकी सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है मैंने। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? अभी के लिए सब्जेक्ट हो गया इस फार्मूला का। ये क्या है? यहाँ सब्जेक्ट हो गया। सो द सब्जेक्ट इज ए। उसी तरह v = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। जब बॉडी हम लोग 1D मोशन में देखते थे या 2D जो भी हो 1D मोशन में काइनेमेटिक्स में, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रही है मान लो ए से, तो v = u + at होता है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। ओके, लेकिन हमने v को, ये खुद वेरिएबल, इसको बाकी सभी वेरिएबल्स के टर्म में हमने क्या किया? रिप्रेजेंट किया है या एक्सप्रेस किया है। देयरफॉर इस फार्मूला में सब्जेक्ट क्या हो गया? v हो गया। अब इसी को मान लो कुछ ऐसे लिखते हैं कि u = v - at, यही चीज है, देख रहे हो? u = v - at। लेकिन अब इसमें कौन है सब्जेक्ट? u है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया अब इसमें? u, क्योंकि u को मैंने बाकी सभी वेरिएबल्स के रूप में उसे एक्सप्रेस किया है v, a और t के फॉर्म में। तो सब्जेक्ट अब कौन हो गया? सब्जेक्ट इज u इसमें।
ओके, समझ में आ रही है। हम देखेंगे कैसे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी फार्मूला कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं। द डिजायर्ड वेरिएबल इन ए गिवन फार्मूला may be expressed in terms of the other variable by rewriting the formula using the rules applicable in solving a simple equation। हम कैसे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, रीराइट करते हैं हम उस फॉर्मूला को सिंपल इक्वेशन के जो रूल है कि अगर एलएचएस में प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, आरएचएस में जाके माइनस हो जाएगा, एलएचएस में मल्टीप्लाई में है कोई वेरिएबल तो आरएचएस में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग रूल्स का यूज करके, जो कि सिंपल इक्वेशन के रूल है, हम लोग फॉर्मूला को रीराइट करते हैं और सब्जेक्ट को चेंज करते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने कंफर्टेबल के अनुसार, ताकि हम डिजायर्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। और कैसा सॉल्व करेंगे, तो हम वेरिएबल्स के जगह वैल्यू को पुट करते हैं जो कि दिया जाता है और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चेंजिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। Changing of a term from one side of equation to the other side is called transposition। जैसे कि चेंजिंग ऑफ ए टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ मैंने v इक्वल टू प्लस एटी लिखा, लेकिन अब u इक्वल टू v माइनस एटी भी तो लिख सकते हैं। तो इसी को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है कि हमने सब्जेक्ट को चेंज किया और एक टर्म को दूसरे टर्म की ओर ले गए, तो इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं इस प्रोसेस को। थस इन ए गिवन फार्मूला वी मे चेंज द सब्जेक्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, फुल स्टॉप। द न्यू फार्मूला डिड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल फार्मूला इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी फार्मूला और डिराइव्ड फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला ये था v इक्वल टू प्लस एटी, इसमें मैंने ट्रांसपोजिशन किया, मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, अब सब्जेक्ट u इज इक्वल टू v माइनस एटी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ऑक्सिलरी फार्मूला कहेंगे। अब ऑक्सिलरी फार्मूला, ऑक्सिलरी का हिंदी क्या होता है, अतिरिक्त। अतिरिक्त ऑक्सिलरी का हिंदी क्या होता है, अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त या फिर सहायक, मतलब जो और भी है, ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब अतिरिक्त या और भी जो इससे हो सकता है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सिंपल हिंदी मतलब, या डिराइव्ड फार्मूला। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया होता है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं इस फार्मूला में, दो, एक a है और एक r है। पाई तो कांस्टेंट है ना, भले ही रैशनल नंबर है बट कांस्टेंट ही, तो कोई तो ये वेरिएबल थोड़ी है। तो a और r है। अभी सब्जेक्ट कौन है इस फार्मूला का, a है, क्योंकि बाकी सभी वेरिएबल्स को, ऐसे तो एक ही वेरिएबल और बच रहा है। तो लेकिन अगर मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना, अगर मैं r को a के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पाई लिखूंगा, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई पाई हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला आया, इसी को मैं क्या कहूंगा, ऑक्सिलरी या और ऑक्सिलरी फार्मूला लिख दो, ऑक्सिलरी फार्मूला और डिराइव्ड फार्मूला। देखो ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत काम देगा। दिखने में छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम देंगे। जब तुम्हें किसी सब्जेक्ट को चेंज करना होगा, किसी, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी बना, तो ढेर सारे फार्मूला तुम इनकाउंटर करते हो अपने सामने, और तुम्हें देख के कभी कभी लगता है कि ये दिया हुआ, ये तो नहीं दिया हुआ है, तो कैसे चेंज करूं। तो इस चीज के द्वारा, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पाई। अब देखो चेंज हो गया, अब हमारा सब्जेक्ट कौन है इस फार्मूला का, r है, ठीक है, r। और ध्यान दे रहे हो r का कोफिशिएंट कितना, r का कोफिशिएंट 1 है। और हमने कैसे चेंज किया, तो हमने सिंपल इक्वेशन जो तुम पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसी के रूल लगाकर हमने इसे चेंज किया। इसको देखो, जो पाई मल्टीप्लाई में था तो इस साइड जाके डिवाइड में हो गया, तो a बाई पाई। अब इधर स्क्वायर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, आ रहा है। तो आगे देखेंगे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट का। तो हमने सब्जेक्ट चेंज किया, अब ये हमारा r सब्जेक्ट हो गया, और अब जो ये फार्मूला आया इसी को ऑक्सिलरी या डिराइव्ड फार्मूला कहते हैं। और बाकी ये जो मेथड हमने किया, चेंजिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड, ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब आते हैं इवेल्युएशन ऑफ, क्या आता है, इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए फार्मूला। The value of the subject in a formula is found by substituting the value of the other variable in the फार्मूला। हम लोग सब्जेक्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बाकी सभी वेरिएबल जो है उनका वैल्यू पुट करके। फॉर एग्जांपल, अगर r इज इक्वल टू 7 दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, और तुमसे एरिया पूछा जाए, तो और पाई का वैल्यू कितना दिया हो, 22/7, तो कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू, अब जो वेरिएबल जिसका वैल्यू दिया गया है और ये हमारा सब्जेक्ट है फार्मूला का एरिया, तो इसको 7 × 7 कर दोगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये 154 स्क्वायर यूनिट हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे सब्जेक्ट का वैल्यू लाया जाता है, कैसे सब्जेक्ट का वैल्यू लाया गया पता चला। एरिया को कैसे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग यूनिट्स लिख दिया,
लिख दो, ठीक है। तो कैसे हम सब्जेक्ट को लाते हैं, तो जिसका हमको वैल्यू निकालना है उसको सब्जेक्ट बना लो और बाकी सब वेरिएबल्स का वैल्यू पुट कर दो, सब्जेक्ट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यही चीज लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट इन ए फॉर्मूला। क्या होता है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबियां, प्रॉपर्टी, जो खूबी है ना कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, द सब्जेक्ट सिंबल अलोन ऑलवेज ओकर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी। लेफ्ट साइड में आते हैं सब्जेक्ट, जो कि देख ही रहे हो, ये लेफ्ट साइड में है ए, या P इज इक्वल टू 2 इंटू, ये सिंपल ले रहा हूँ, P इंटू 2, P इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। तो ये सब लेफ्ट साइड में है, जो सिंबल है वो सब्जेक्ट है। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज 1, वो तो दिखा ही है, ए P या एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी जो है, तो B इंटू एच, तो एरिया क्या है उसका कोफिशिएंट 1 है। अमूमन 1 ही रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, सीधा सीधा वैल्यू आ जाए। थर्ड, इन चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला ऑल द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन सिंपल इक्वेशन आर यूज्ड। तो जब भी हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंपल इक्वेशन का प्रॉपर्टी को लगाते हैं। अभी हमने देखा उसको। तो चलो कैसे, हम यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, P है, पेरीमीटर है। अब इसको निकालना इसका वैल्यू, और L का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और बेस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू 5 प्लस 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 16 सेंटीमीटर। पीस का वैल्यू कितना का 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट का वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकाले, हम लोग जो भी वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रूप में सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, हम उसके वैल्यू को पुट करके डिजायर्ड रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अभी तो ये 2 ही है। ठीक है, तो इन द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कोई फॉर्मूला है। ठीक है, मेक एन एज द सब्जेक्ट, तो हम इसे देखते हैं, डरना नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये जो Tn है ये एपी का चीज है, और हम इसमें देखते हैं कि Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं गाइस, एक तो Tn है, एक ए है, एक एन है और एक खुद डी है, तो 4 वेरिएबल्स है इसमें। ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं। कोई पूछा कितने वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल्स हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, Tn है, लेकिन क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि एन को सब्जेक्ट बनाओ। तो एन को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं Tn माइनस, तो क्या करेंगे एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn माइनस ए हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn माइनस ए। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू Tn माइनस ए अपॉन डी। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू Tn माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजायर्ड। अब देखो, तो एन सब्जेक्ट है, एन को मैंने किसके रूप में रिप्रेजेंट किया है, बाकी सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अगर Tn का वैल्यू पता हो, ए का वैल्यू पता हो, डी का वैल्यू पता हो, तो सीधा एन का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, अभी सबको पुट कर रहे हैं, फिर अति करेंगे, समझ रहे हो, थोड़ा अब यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अब क्या कहा कि Tn का वैल्यू 92 है, ए का वैल्यू 1 है, डी का 13 है, तो एन का वैल्यू निकाल। तो एन इज इक्वल टू Tn का 92 माइनस ए का 1 अपॉन डी का 13 और प्लस 1। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 में से 1 गया, 92 माइनस 1 91 हो जाएगा, और 13 सत्ते 21 और 7 दूनों, तो 13 सत्ते 7 प्लस 1, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ये सेकंड के लिए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए। तो ये आंसर हो गया सेकंड के लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा। 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। ठीक है, एक बार एन को सब्जेक्ट बनाना था, और दूसरी बार क्या करना था, जो सब्जेक्ट बना दिया उसी में Tn का वैल्यू दिया हुआ था, ए का वैल्यू दिया था और टी का वैल्यू दिया। दरअसल ये कुछ नहीं बल्कि Tn मतलब nth टर्म होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है एपी का, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। बाद में पढ़ोगे इसके बारे में। Framing of formula. A formula can be framed based on the relation between the given variables subject. A formula can be framed based on the relation between the given variables subject to a certain given condition और कंडीशंस, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब कि जैसे तुमसे कहा जाता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। तो यानी ये फॉर्मूला हो गया। तो इसी सेंटेंस का, इस सेंटेंस में जो कंडीशन दिया गया था, इसी को मैंने सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया और एक फॉर्मूला का रूप ले लिया। ठीक है, कंडीशंस। अ फॉर्मूला कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन, फॉर्मूला को बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, कैन बी बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स, relation between the given variables
सब्जेक्ट टू अ सर्टेन गिवन कंडीशन और कंडीशन। तो इसमें एक ही कंडीशन था कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, ना कि लेंथ बटा ब्रेथ या फिर लेंथ माइनस ब्रेथ, ना ही लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बस एक कंडीशन दिया था कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, तो हम लोग एरिया इसको, और ये होता भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप सबको इसको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स इन द फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, तुम्हारा सेकंड पेंडुलम है। वह पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो, उसी का ये मतलब नॉर्मल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं गाइस? एक 2 है, एक स्क्वायर रूट ऑफ एल है, एक स्क्वायर रूट ऑफ जी है, जो भी। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। वैसे तो स्क्वायर रूट लिखना जरूरी नहीं है, केवल टी, एल और जी भी लिखो तो काम चलेगा। तो कितने वेरिएबल्स हैं? 3। ये 2 पाई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है ना, भले ही रैशनल नंबर है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट द वेरिएबल्स, तो टी, एल और जी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। द रिलेशन बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन नंबर, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड अ फॉर्मूला। 2 या 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को फॉर्मूला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं स्किप करते जा रहा हूं क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, तुम जानती हो मैंने क्या क्या करवाया, उसी के बेस पर है। 10 इन द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, कॉमा टी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ एल के है। देखो तो एल जैसे से बढ़ेगा टी भी बढ़ेगा, लेकिन टी क्या है? अगर इसकी जगह क्या लिखो, अगर इसकी जगह ये लिखा था कि टी इज डैश प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, अगर ऐसा रहता तो क्या लिखते? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, क्योंकि टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी है, लेकिन डायरेक्ट यानी लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा उस पेंडुलम का, लेकिन जी पर अगर जी का वैल्यू अगर घटता है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जी का वैल्यू बढ़ता है तो टाइम पीरियड घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है। तो ये तो खैर नहीं पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर ये पूछ रहा था। तो टी क्या है यहाँ पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल है, क्योंकि टी इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी है। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है कि के इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉमा find the value of b if k is equal to 36, a is equal to 3, कॉमा मेकिंग b as the subject। तो अभी कौन सब्जेक्ट है? k है सब्जेक्ट, तो हमें b को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, इस फॉर्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं गाइस? 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन? एक k है, एक a है और एक b है। 3 वेरिएबल्स हैं इस फॉर्मूला में। तो चलो b को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हम सिंपल इक्वेशन के जो भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस? a माइनस बी। अच्छा, इसको k इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, तो ऐसे इसको लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों सेम ही चीज तो है ना। अब इधर स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, हालांकि कंपोनेंडो डिविडेंडो से जल्दी बन जाता है, लेकिन वो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ना है, तो हम लोग इसको यहीं पर देखते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के, क्योंकि ये इधर स्क्वायर था तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इधर कौन है? के है, तो के पर स्क्वायर रूट अथी हो जाएगा। अब देखते हैं, तो a माइनस बी, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, तो बटा नीचे तो 1 है, तो a माइनस बी पूरा में 1 करने का कोई जरूरत भी नहीं है, सीधे a माइनस बी लिख दो, क्योंकि 1 से इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू बी हो जाएगा। लेकिन मुझे b में सब्जेक्ट चाहिए, तो b को एक तरफ लाते हैं, तो b को एक तरफ लाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू बी, और माइनस बी है तो जाके प्लस बी बन जाएगा, तो प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा? a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू ए। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, प्लस भी इधर गया, माइनस भी इधर गया, उस साइड गया तो प्लस बी बन गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू बी प्लस बी। ठीक है, इस साइड, तो इसी साइड को मैंने ऐसे लिखा, और इधर क्या बचेगा? तो a, अब प्लस रूट अंडर के इंटू ए था, तो इधर जाके माइनस रूट अंडर के इंटू ए, तो a माइनस रूट अंडर के इंटू ए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो तो मैं b वाले वेरिएबल को एक जगह कर लूँ तो कोई दिक्कत है, ताकि b कॉमन ले लूंगा। इधर a वाले वेरिएबल एक जगह हो गए ताकि a को कॉमन ले लूंगा। समझ में आ रही है? अब इन दोनों में से b कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बचेगा गाइस? अगर ये दोनों में से b कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस, b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k। ठीक है, ये आ जाएगा b का वैल्यू। देखो तो अब b ही केवल सब्जेक्ट बचा है ना, अब यही हमारा सब्जेक्ट बचा है ना, इसी को बोलते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी या डिराइव्ड फार्मूला। और इधर जितने भी वेरिएबल्स हैं ए और के हैं, हमने बी को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, बाकी सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है जो ओरिजिनल फार्मूला में थे। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमें वैल्यू पुट कर देना है आसानी से। तो k इक्वल टू 36 है गाइस, k इक्वल टू 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ k कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी 6 हो जाएगा। ऐसे तो प्लस माइनस 6 होना चाहिए, लेकिन हालांकि इसके दो आंसर आने चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा, जब भी तुम अथी करते हो क्या बोलते हैं, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, अगर एज इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 36, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 6 अपन 1 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा, -15 अपॉन 7। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15 अपॉन 7। ये आसानी से ट्रांसपोजिशन के मेथड से हम लोगों ने कर दिया, ये आसानी से b का वैल्यू निकल गया। अगर इसी वैल्यू को अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला में डालते तो थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि v ऊपर नीचे है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 माइनस v अपॉन 3 प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो 36 ओके, तो ये चीज है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 में, यानी कि लेवल 1 में। इफ s इज इक्वल टू a बाई आर देन मेक r एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो s इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r है। तो गाइस इस फॉर्मूला में कितना वेरिएबल है, एक s है, एक a है, एक r है, तो 3 वेरिएबल्स है। तो अभी सब्जेक्ट कौन है, s है। अब मुझे ट्रांसपोजिशन से मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, r को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करूंगा, मैं इसमें सोल्यूशन में देखो, ऐसे तुम इसको खुद से भी ट्राई करो, चारों में जो सही लगे तुम देख लो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सीधे s इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r है। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, s बाई 1 है, नीचे 1 तो होगा ही ये, ठीक है। तो s इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू a, ठीक है। तो s माइनस एस आर इज इक्वल टू a, तो एस आर इज इक्वल टू एस माइनस ए होगा। मैं एस आर को इधर ले गया और ए को इधर ले गया, तो एस माइनस ए, तो एस आर इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, एस माइनस ए अपॉन एस, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखो तो r इज इक्वल टू एस माइनस ए, तो r इज इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन एस को क्या लिख सकते हैं, एस बाई एस माइनस ए बाई एस, ऐसा ही ना, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, एस माइनस ए अपॉन एस को, एस बाई एस माइनस, ये 5 नहीं है, एस है, ठीक है। एस, तो यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एस बाई एस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन एस, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्या है, हमारा r क्या है, सब्जेक्ट बन गया है, और r को हमने उस ओरिजिनल फॉर्मूला में जितने वेरिएबल्स है उसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन एस, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑल द पॉसिबल ऑक्सिलरी फार्मूला, ऑल द पॉसिबल ऑक्सिलरी। तो इस फार्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं, हम सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। एक्सरसाइज 1 ही है, तो इस फार्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो ए है एरिया, और ये क्या है, कैपिटल आर है और आर है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वैसे ये जो एस इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर है, ये किसका फार्मूला था, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे ना, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो उसी का सम होता है एस इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। और ये क्या है, ये एक ऐसे क्या है, सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर का क्या होता है गाइस, ये उस सिलेंडर का बीच में हॉलो है, लेकिन इसके अथी में, ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर का अथी है जिसका ये वाला जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम है, ये पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस सही कह रहा हूं मैं, नहीं ये रिंग का कोई रिंग है गाइस, कोई रिंग है, और इसका छोटा वाला रेडियस r है और बड़ा रेडियस कैपिटल R है। तो इस भाग का क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को घटा देंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा,
ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये सब एरिया, ठीक है। ये उसी तरह है कुछ, ये इज इक्वल टू, तो हम पॉसिबल ऑक्सीजन, तो एक तो ए का सब्जेक्ट के फॉर्म में रखा है, एक बार आर को सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे तो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बाई पाई प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख सकते हो कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो जाके रूट बन जाएगा। और ये मैं कैसे कर दिया, तो एलसीएम ले लिया, ए बाई पाई प्लस आर स्क्वायर, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ तो 1 है नीचे, तो पाई और प्लस पाई स्क्वायर गया, तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पहला ऑक्सिलरी फार्मूला। जब मैं कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाया, अब स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देखो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन पाई, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन पाई, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा ऑक्सिलरी फार्मूला, दो फार्मूले आएंगे ऑक्सिलरी, ठीक है, एक तो ओरिजिनल है और बाकी जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है, दूसरा कैपिटल आर सब्जेक्ट के फॉर्म में है और तीसरा स्मॉल आर सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो तीन, तो हमारा 2 ऑक्सिलरी फार्मूला आएगा, ठीक है। ये 2 आंसर है हमारा, ठीक है। तो फिर एक और है, इफ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z प्लस 1/w कॉमा देन मेक w एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, ठीक है। w को सब्जेक्ट बनाना है फार्मूला का। तो गाइस एक चीज नोट करो कि हमें क्या मिला है, सोल्यूशन देखो, w को सब्जेक्ट बनाया, तुम में से जो भी इसको बनाना चाहता है बना लो। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 क्या है, z प्लस 1/w, तो w को सब्जेक्ट बनाना है। अभी तो शायद सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, अभी तो दो इधर भी 2 वेरिएबल्स हैं, इधर भी। ऐसे इस फार्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं, ये भी कोई फार्मूला है जिसमें कोई गिवन कंडीशन होगा, उसी को अप्लाई करके ये एक सिंबल फॉर्म में हमने फार्मूला को रिप्रेजेंट किया। तो इसमें कौन कौन है, x, y, z और w, ये 4 वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग w के, तो 1/w को लिख सकते हैं गाइस, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, ये प्लस 1/z को उधर ले गए तो 1/w क्या बचा है, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, तो 1/w इज इक्वल टू, ये एलसीएम में लिए तीनों का, एलसीएम लेने आता है ना, x y z हो जाएगा तीनों का, पॉलिनोमियल से पढ़ा था ना एलसीएम। तो अब x y z बटा x कितना आ जाएगा, y z, और y z इंटू 1 कितना आएगा, y z प्लस x y z अपॉन y क्या आ जाएगा, x z इंटू 1 क्या आ जाएगा, x z माइनस x y z अपॉन z कितना आ जाएगा, x y, और x y इंटू 1 कितना होता है, x y, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, w इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो अब देखो w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हालांकि यहाँ से डायरेक्ट में कर सकता था कि 1/w इतना है, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन जेड वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, y को सब्जेक्ट के फॉर्म में, y हमारा सब्जेक्ट है इस फॉर्मूला में और एक ऑक्सिलरी फॉर्मूला भी है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है। y को मैंने बाकी सभी, क्या इधर कहीं w है, w हमारा सब्जेक्ट है, क्या इधर कहीं w है, एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, कहीं भी इधर w है नहीं ना। तो मैंने w को उस फार्मूला में, ये जो फार्मूला था ओरिजिनल, इसके बाकी सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, बाकी सभी वेरिएबल्स के रिलेशन के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाना, लेफ्ट साइड में है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो मैंने ये चीज समझ में आ रहा है, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस चैप्टर का यही चीज है। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट का एक बार फिर से देख लो, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला इज द वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर वेरिएबल। तो ये जो w जो सब्जेक्ट है, इसको हमने बाकी सभी वेरिएबल्स का जो ओरिजिनल फॉर्म में थे उसके फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, बाकी सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है इस w को। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर इस टॉपिक का, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन याद रखना है इस सब चीज़ को, कैसे फार्मूला को, क्योंकि ढेर सारे फार्मूला आते जाते रहते हैं, क्या वेरिएबल है, क्या सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी फार्मूला क्या होता है, डिराइव फार्मूला, दोनों सेम ही चीज़ है, ट्रांसपोजिशन,
वैल्यू कैसे पुट करते हैं कैसे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और बाकी 1 to 3 लेवल 1 2 3 के सारे क्वेश्चन बना लेना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना लेना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी, जो भी प्रॉब्लम होगा बताना, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू।